आप सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन संदर्भों में हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विस्तृत जानकारी लेने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो कंप्यूटर के बारे में लगभग आप सब में से सभी को कुछ ना कुछ जानकारी है, मूलभूत जानकारी सबको होती है कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आज देखते हैं। कंप्यूटर के इतिहास के क्रम को यदि हम देखें तो सबसे पहले जो गणना की मशीन थी, प्राचीन काल में जो गणना में प्रयोग किया जाता था उसका नाम था एरबेकस। और एरबेकस का यदि बात करें तो 3000 से 2000 ईसा पूर्व में इसका आविष्कार हुआ था, एक प्रकार से कह लीजिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आंकिक गणनाएं की जाती थी, आंकिक गणनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। दूसरा आपका सामने आया पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर जो है ये 1645 ईस्वी के आसपास सामने आया। और ये जो कैलकुलेटर था इसका आविष्कार फ्रांस के एक गणितज्ञ ने किया था जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, और उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था पास्कल कैलकुलेटर। ये जो आपकी मशीन थी पास्कल कैलकुलेटर, इसमें 0 से 9 तक गिनतियों का प्रयोग होता था, अंकों का प्रयोग होता था। और इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग जोड़ने या घटाने में किया जाता था। मतलब इसका जो उपयोग था वो सीमित था, मतलब जोड़ने और घटाने तक ही इसकी गतिविधियां सीमित थी। तीसरा आपको देखने को मिलता है एनालिटिकल इंजन। इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल मिला 1801 ईस्वी में। लगभग जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने इसका आविष्कार किया था, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और आगे चलकर लगभग 10 वर्षों की मेहनत के बाद लगभग इस पर इन्होंने एनालिटिकल इंजन पर इन्होंने 10 वर्ष तक काम किया। और 10 वर्ष के काम के बाद इन्होंने चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट के आधार पे, आप जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज को पहला, यदि हम बात करें चार्ल्स बेबेज के बारे में तो चार्ल्स बेबेज के बारे में कहा जाता है कि कंप्यूटर का जन्मदाता थे। चार्ल्स बेबेज जो थे कंप्यूटर के जन्मदाता थे। तो चार्ल्स बेबेज का जो प्रोटोटाइप था उसी का उपयोग एनालिटिकल इंजन में किया गया, जिसके पास से ये सफल रहा। और उसी के बाद से बोला जाता था कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसका अपग्रेडेड वर्जन हरमैन, हिरल्का और पंच कार्ड। इसमें भी गतिविधियां जो थी सीमित थी, ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। एक प्रकार से एक मशीन की तरह से जब पहली बार ये आया तो हरमैन, हिरल्का और पंच कार्ड के रूप में कंप्यूटर एक मशीन की तरह से दिखने लगा। इसके बाद से आपको देखने को मिलेगा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। तो सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकान ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। यह कंप्यूटर जो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो बनाया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर है जिसको मार्क 1 बोला जाता है, मार्क 1 का प्रोटोटाइप था। और इसका प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और सन क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो 1942 से 1950 तक ये जो प्रथम कंप्यूटर था इसके माध्यम से गणनाएं की जाती थी, इसके माध्यम से जो सामान्य कार्य होते थे उसको संचालित किया जाता था। इसके बाद आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया। इसमें भी ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिली है। और इसी के बाद से स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के बाद से जो आपका यूनिमेक देखने को मिलता है, यूनिमेक को बोला जाता है कि यह आधुनिक समय में, मतलब जब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था जो 1951 के बाद आया, 51 के बाद आया, 1951 के बाद जो आया, वो जैसे कि आप आधुनिक कंप्यूटर देख रहे हैं इस तरह का पहला कंप्यूटर था। पहली बार यूनिमेक के माध्यम से ही जो आधुनिक कंप्यूटर आज आप देख रहे हैं इसका यदि एक प्रकार से कह लीजिए मॉडल जो सभी प्रकार की गणनाएं कर सकता था, तो इस प्रकार का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है यूनिमेक को जाना जाता है। यूनिमेक सबसे पहले 1951 में सामने आया था। इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियां प्रारंभ हो गई और यूनिमेक से आपकी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ। प्रथम पीढ़ी एक प्रकार से यूनिमैक से जुड़ती है। तो यदि आप कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं तो आपको यूनिमैक के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और यूनिमैक जो था इसमें प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित थे। अब कंप्यूटर पीढ़ी की यदि हम बात करें, कंप्यूटर की पीढ़ी की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से कंप्यूटर का पीढ़ी चलती आ रही है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1942 से, यूनिमैक की बात हो रही थी अभी, तो 1942 से 1955 के बीच प्रयोग में लाए जाते थे।
1955 के बाद यदि हम देखें तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए और 1955 से 1964 तक द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कार्य करने लगे। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो 1965 से 1974 के बीच, और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1975 से प्रारंभ हुए। और वर्तमान समय में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि भाई प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1974, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 के बाद से, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आपको वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं। तो इनका पीढ़ियों का क्रम प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका समय काल क्या था। तो समय काल पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए चलिए एक एक करके एक एक पीढ़ी की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि भाई कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी, कंप्यूटर की जो जनरेशन थी, उसमें किस प्रकार से बदलाव देखने को मिले, एक के बाद एक नए बदलाव किस प्रकार से देखने को मिले। और आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर आधुनिक समय में यदि हम देखें तो कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य संचालित नहीं हो सकता। प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का योगदान देखने को मिलता है, और कंप्यूटर के योगदान के माध्यम से ही आज किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ चढ़कर लगातार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक क्षेत्र में लगातार नित्य नए नए अभ्यास हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कंप्यूटर का योगदान आपको देखने को मिलता है। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की बात करें, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की बात करें तो समय काल 1942 से 1955 के बीच था। और जैसा कि मैंने बोला था यूनिवैक आपने देखा था कि यूनिवैक जो 1951 से 1964 के बीच था, उसी को ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के समान माना जाता था, क्योंकि उसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं मौजूद थी। यदि हम देखें यूनिवैक के बारे में, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, तो इसमें क्या लिखा है, यूनिवैक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। मतलब यूनिवैक के बाद जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आया, उसका योगदान क्या था कि उसको सिर्फ और सिर्फ इस योगदान के लिए जाना जाता है कि उन्होंने विकास किया किसका, फौज में, मतलब सेना के क्षेत्र में, और वैज्ञानिक उपयोग के लिए ही इसका उपयोग किया जाता था। तो आपने देखा कि लिमिट थी, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसके लिए लिमिट थी, आम आदमी प्रयोग में नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। इसमें यदि हम देखें तो बताया गया है कि किस प्रकार से निर्मित किया गया था। तो इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और प्रश्न भी बन सकता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा यदि बात करें तो ये क्या कह रहा है कि ये आकार में बहुत बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। मतलब जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हो गया, द्वितीय पीढ़ी का हो गया, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया, ये आकार में बहुत बड़े होते थे। धीरे धीरे अब उनका आकार सीमित होता गया, लेकिन प्रारंभ में जो इनका आकार था वो बहुत बड़ा होता था। और जब आकार बड़ा होगा तो निश्चित रूप से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, विद्युत खपत बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे। मतलब जो भी सूचना आप देते थे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती थी उसमें 0 से 1 के बीच में ही सारी सूचनाएं इसमें डाली जाती थी। तो आपको यहाँ पे यह समझने की ज़रूरत है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, इनका जो साइज होता था, इनका जो आकार होता था वो बहुत बड़ा होता था। दूसरी बात, इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तीसरी बात, इसमें जो भी सूचनाएं आप देते थे वो 0 से 1 के रूप में आप दे सकते थे। 0 से 1 के रूप में ही सारी सूचनाएं इसमें संग्रहित होती थी। यदि इसमें देखें तो क्या कहा गया है कि इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड उपयोग किया गया था। और पंच कार्ड के बारे में अभी पूर्व में आपने पढ़ा था। पंच कार्ड के बारे में ये रहा हरमैन हिरल का और पंच कार्ड जो 1980 में प्रयोग किया गया था। तो पंच कार्ड के माध्यम से इसमें क्या चीज़ें होती थी कि पंच कार्ड के माध्यम से इसमें आप जो भाषाएं होती थी उसको आप इनपुट दे सकते थे। मतलब पंच कार्ड का उपयोग भी इसमें किया गया था। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो ENIAC, यूनिवैक तथा मार्क 1 इसके उदाहरण है। यूनिवैक के माध्यम से अभी हमने देखा, ENIAC के बारे में हमने देखा, और ENIAC के बारे में भी हमने देखा था अभी पूर्व में कि सबसे लास्ट चरण था ये ENIAC का।
इसमें आपने देखा कि यूनिमैक का जो प्रयोग था वो 1951 से 1954 के बीच में भी किया जा रहा था। तो उसी में प्रथम चरण की विशेषताएं मौजूद थीं। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई निर्वात ट्यूब का यदि प्रयोग हो रहा है तो इससे क्या होता था कि निर्वात ट्यूब गर्म होने के में समय लगता था, और गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जिससे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत का खर्च होता था। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, सबसे पहले हमें समझना है कि उसका जो आकार था वो बहुत बड़ा होता था। दूसरा, उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, और निर्वात ट्यूब का प्रयोग होने के कारण उसको प्रारंभ होने में, कार्य संचालन प्रारंभ करने में बहुत समय लगता था, और जब ये समय लगता था इस दौरान बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत उसमें होती थी, और क्योंकि निर्वात ट्यूब का प्रयोग था ज़्यादा समय में वो गर्म होता था, इससे जब गर्म हो जाता था वो कार्य करने लगता था तो बहुत भारी मात्रा में वहाँ से ऊष्मा भी निकलती थी, और जब ऊष्मा निकलेगी तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी जहाँ भी आप रखें वो स्थान गर्म होगा तो वो मशीन आपकी गर्म होगी, तो उसको ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित यंत्र का भी प्रयोग करना पड़ता था। अब यदि हम देख लें विशेषताओं के बारे में कि प्रथम पीढ़ी की क्या विशेषताएं थी, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का, उसमें निर्वात ट्यूब में का उपयोग किया जाता था, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहाँ पे निर्वात ट्यूब। दूसरा, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। तीसरा, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता होती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि आज के समय की तरह असीमित क्षमता हो, सीमित भंडारण क्षमता होती थी। मंद गति के इनपुट आउटपुट होते थे, क्योंकि उनका साइज में बड़े होते थे, समय लगता था स्टार्ट होने में, तो उसी प्रकार से कार्य प्रक्रिया जो है उसमें भी देरी होती थी, और इसमें देखने को मिलता था कि बहुत मंद गति से ये कार्य करते थे। तीसरी बात यदि हम देखें, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, क्योंकि आपने देखा अभी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से आप देते थे, तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता था, मशीनी भाषा का प्रयोग होता था, असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, जिसको आज के समय की यदि तुलना करें तो बहुत ही कठिन था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यदि देखें, ताप नियंत्रण में असुविधा, क्योंकि समय बहुत लगता था गर्म होने में, और जब गर्म होने में समय बहुत लगता था तो उतनी देर बाद वो कार्य करना प्रारंभ करता था, और जब देरी से कार्य करना प्रारंभ करता था तो उसके बाद उस रूम में जहाँ भी उसको रखा जाता था बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती थी, और जब बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो ठंडा करने के लिए शीतलन की भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे वातानुकूलित यंत्र लगाए जाते थे। ये सारे उदाहरण हैं। IBM 650 इसका उदाहरण है, ये आप उदाहरण के रूप में नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, कि भाई दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो क्या हैं, उसमें किस प्रकार का बदलाव देखने को मिला है। तो सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था, जो 1955 से 1964 के बाद आया, इसमें देखने को मिला है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो सेकेंड पीढ़ी के आपके कंप्यूटर थे, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह में हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे क्या होने लगा दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में, कि जहाँ पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था, निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, अब दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। कंप्यूटर में आंकड़े को, डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाने लगा। तो ये भी आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या होने लगा, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाने लगा। और इसके बाद यदि आप देखें इसके बाद यदि हम देखें तो क्या कह रहा है कि आंकड़ों को इसमें है आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा तथा टेप का उपयोग किया जाने लगा। तो इसमें क्या बदलाव देखने को मिले कि भाई निर्वात ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर प्रयोग में होने लगे छोटे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाने लगा। डाटा को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। और जब डिस्क प्रयोग किया जाने लगा तो इसमें क्या होता था कि इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। मतलब जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई उसी तरह से इनका आकार छोटा हो गया, इनकी जो क्षमता थी वो बढ़ने लगी, इनकी जो तीव्रता थी कार्य करने की वो बढ़ने लगी। मतलब ये आगे धीरे धीरे और कार्यकुशल होने लगे। इस दौरान क्या हुआ, व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इससे पहले व्यवसाय और उद्योगों में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इसके बाद से कंप्यूटर का प्रयोग व्यवसाय और उद्योग जगत में होने लगा। और इसके बाद आप देखे होंगे कि लगातार नए प्रोग्रामिंग
भाषा का प्रयोग होने लगा, नए प्रोग्रामिंग भाषा के लिए शोध कार्य प्रारंभ हो गए और आगे बहुत सारे बदलाव आपको तीसरी पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए तो द्वितीय पीढ़ी की विशेषताओं के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग, दूसरा प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग जिससे इसकी साइज बढ़ गई, इसकी क्षमता बढ़ गई, ठीक है। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गई क्योंकि पहले क्या थी कि इनकी क्षमता सीमित होती थी और सीमित क्षमता के कारण इनका रखरखाव भी बहुत मुश्किल था और इनका संचालन भी बहुत मुश्किल होता था। इसके बाद तीव्र इनपुट और आउटपुट, क्योंकि मैग्नेटिक कोर हो गया, मैग्नेटिक कोर के कारण इनकी जो तीव्रता थी उसमें वृद्धि हुई, स्पेस वृद्धि हुआ तो उस पर भी तीव्रता की वृद्धि हुई और क्योंकि अब ज़्यादा तेजी से ये कार्य करने लगे तो निश्चित रूप से कार्य कुशलता भी इनकी बढ़ गई। तो इससे क्या हो गया, तीव्र इनपुट और तीव्र आउटपुट होने लगा, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग होने लगा और इसमें भाषा में कोबोल या फॉस्ट्रॉन भाषा का प्रयोग प्रारंभिक तौर पर किया गया। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक तौर में कोबोल या फॉस्ट्रॉन भाषा का प्रयोग कहां पर किया गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। चलिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करें, थर्ड जनरेशन जो 1965 से 1974 के बीच रहा, इसमें यदि आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी के विकास के कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। लगातार इसमें शोध चल ही रहे थे। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के देखें तो उसका साइज बढ़ा था क्योंकि निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा तो उससे साइज थोड़ा सा कम हुआ। तीसरी पीढ़ी आते आते क्या हुआ कि इसमें और ज़्यादा शोध हुए और ज़्यादा विकास हुए तो इससे क्या हो गया कि कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग शुरू हुआ जिसके विकास J.S. किल्बी ने किया था। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के जगह पे इंटीग्रेटेड जो सर्किट का प्रयोग शुरू हुआ तो इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास J.S. किल्बी ने किया। आरंभ में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसके बारे में आपने देख लिया कि किस प्रकार से अब यहाँ पे स्टोरेज में चेंज हो रहा है, इनकी तीव्रता बढ़ रही है और कार्य कुशलता जो इनकी थी कंप्यूटरों की उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। आगे आप देखोगे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। अभी तक क्या होता था, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था डाटा संकलन में, लेकिन अब यहां पे क्या किया गया, रैम का प्रयोग किया गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया गया जिससे इनकी क्षमता, इनकी स्टोरेज क्षमता और भी बढ़ गई। अब इसके क्या हो गया कि लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकें। तो यदि तीसरी पीढ़ी में सबसे बड़ी बात कुछ देखते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहां पे रैम का प्रयोग होने लगा। जहां पे पहले मैग्नेटिक कोर का प्रयोग होता था द्वितीय पीढ़ी में, अब तृतीय पीढ़ी में रैम का प्रयोग होने लगा और रैम के प्रयोग के साथ साथ क्या हो गया कि अब यहां से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो पहले साथ साथ होते थे, अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जब आ गया तो यहां पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है अलग अलग भी मिलने लगे जिससे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकें। पहले क्या था कि जो भी एक सॉफ्टवेयर था उसी को सबको लेना पड़ता था, तो जरूरी नहीं है कि यदि एक कार्य के लिए वो बेहतर हो तो दूसरे के लिए भी बेहतर हो, तो उसी के लिए आगे कार्य किया गया जिससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है अलग अलग इसमें दिया जाने लगा। तो तीसरी पीढ़ी की विशेषताओं में देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, अधिक लचीला इनपुट आउटपुट, तीव्र छोटे विश्वसनीय, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध, उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग। और इसके बाद से तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसका उपयोग विभिन्न, यदि हम देखें तो औद्योगिक गतिविधियों में किया जाने लगा। एक प्रकार से एयरलाइंस में इसका प्रयोग किया जाने लगा, क्रेडिट कार्ड मतलब बैंकिंग सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा और लगातार इसकी मांग बढ़ती गई और लगातार इस पर शोध भी होते गए। अब तीसरी पीढ़ी के बाद आपका आता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो 1975 से अभी तक देखने को मिल जाते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, LSIC मतलब VLIC के जगह पे अब क्या देखने को मिला है, LSI
ठीक है। तो यहां पे देखने को मिला कि जो अभी तक लार्ज स्केल वाला आप देखते थे यूनिट, तो उसके स्थान पे क्या किया गया, यहां पे देखा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल के स्थान पे अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा, चौथी पीढ़ी में देखने को मिलेगा अल्ट्रा लार्ज स्केल। पहले लार्ज स्केल था, अब यहां पे क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग प्रारंभ हुआ, जिससे एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित करके रखा जा सकता था। अभी तक जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता था, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल हो गया, जिससे एक ही चिप में लाखों चीजों को, लाखों डाटा को आपको यहां पे रखा जा सकता था। और इस प्रयोग से क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। इस तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, और जब माइक्रो प्रोसेसर बना है तो निश्चित रूप से इसका जो आकार है उसमें भी कमी होगी और इसकी क्षमता में वृद्धि होगी। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई और मशीनों में। अब इसमें आपने देखा आगे कि माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। अब इसमें क्या हो गया कि रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। पहले, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में पहली बार रैम का प्रयोग किया गया, उससे पहले मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था। तो जब रैम का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में आया तो चौथी पीढ़ी में रैम में क्या कर दिया गया कि इसकी क्षमता को और बढ़ा दिया गया, और जैसे ही क्षमता बढ़ी तो समय की भी बचत होने लगी और जो कार्य होता था वो अत्यंत तीव्र गति से भी होने लगा। अब इसमें यदि आप देखेंगे कि बाद में इसमें MS-DOS, MS विंडो, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी भाषा का विकास हुआ, और आपको देखने को मिलेगा कि सी भाषा का विकास कब से हुआ है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता है, जिसको उच्च स्तरीय भाषा भी बोलते हैं। और इस प्रकार से आपको चौथी पीढ़ी में आधुनिक पीढ़ी की झलक देखने को मिलेगी, वर्तमान पीढ़ी की झलक आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसमें क्या है, VLSI के स्थान पे ULSI का उपयोग। दूसरा, उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण। तीसरा, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी भी व्यक्ति से बाधा ना रहे। मतलब अब क्या हो गया, पहले एक ही कोई कंपनी हार्डवेयर बनाती रही होगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, चौथी पीढ़ी आते आते कि बहुत सारी कंपनियों ने इसमें निवेश करना शुरू कर दिया, बहुत सारे शोधकर्ताओं ने इस पर काम करना शुरू किया, और चौथी पीढ़ी आते आते लोगों के पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बहुत सारे विकल्प होने लगे। मतलब कि उपभोक्ता किसी एक से बंधा ना रहे, उपभोक्ता स्वतंत्र है, वो अपने इच्छा अनुसार जिसका चाहे उस कंपनी का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उपयोग कर सकता है। इसके बाद क्या हुआ कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुआ, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ, और उपयोग में यदि हम देखें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यापारिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग। इसके बाद से आपको औद्योगिक, विशेषकर औद्योगिक इकाइयों में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का किया जाने लगा। अब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करें, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो आपकी वर्तमान पीढ़ी चल रही है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण के लिए CD का विकास हुआ, इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ, प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई, कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा। तो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, यदि आप देखने को मिलेगा बड़े पैमाने पर प्रत्येक संस्थान, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, कंप्यूटर का उपयोग आपको अवश्य देखने को मिलता है। और कंप्यूटर ने किस प्रकार से मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, किस प्रकार से डाटा संग्रहण को बहुत आसान बना दिया है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब पांचवी पीढ़ी की विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग किया गया, इंटरनेट, ईमेल तथा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया गया, आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले उपयोग, इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में, उदाहरण IBM नोटबुक, प्लेटिनम PC, सुपर कंप्यूटर आदि। तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी वो चली, और प्रथम पीढ़ी में जहां पे निर्वात
का प्रयोग किया जाता था, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता, वहां से किस प्रकार से आप माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचे। पहले जहां पे घंटों लग जाते थे, घंटों तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां पे कम से कम 20 से 25 मिनट कंप्यूटर को स्टार्ट होने में लगते थे, बहुत जल्दी कंप्यूटर गर्म हो जाता था निर्वात ट्यूब के कारण। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ये सारी समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलता है। और लगातार यदि हम पहली पीढ़ी की तुलना करें तो पहली पीढ़ी से कम कुछ नहीं तो कम से कम उसका 10वां भाग 20वां भाग कंप्यूटर के साइज में छोटा हुआ। और आज का जो कंप्यूटर है लगातार इस पर भी शोध हो रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जो 6वीं पीढ़ी का कंप्यूटर आएगा उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि इसका साइज अभी और भी छोटा हो जाए। वैसे तो यदि हम देखें लैपटॉप में देखें आप तो मैकबुक देखें तो बहुत छोटे साइज में अब आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं? कंप्यूटर के विकास में यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, घड़ी, डिफरेंस इंजन, एबेसिस, कैलकुलेटर या ये सभी। इसके बाद दूसरा प्रश्न बन सकता है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और जो भी प्रश्न बनते हैं उनका भी आपको अभ्यास कराया जाएगा, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कल अगला जो आपका टॉपिक है कल वो कंप्यूटर के विकास के आगे की बात हम उसमें करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।